हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी में ये हमारा 6th वीडियो है और इसमें हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे आयनिक रेडियस। अब ये तो तय हो गया कि एटॉमिक रेडियस को सीखने के बाद ये कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है कि इन अ पीरियोडिक टेबल एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, atomic size decreases continuously up to halogen, but the inert gases have the largest size due to presence of van der Waals radius. लॉजिक क्लियर है, इसमें मैंने आपको सिखाया है। एंड एज वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन था, साथ ही साथ हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट की चर्चा की थी। तो प्रीवियस वीडियो में आप ये वॉच कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर मैं बात करूं कि मैं क्या चर्चा करूंगा, तो सबसे बड़ी बात कि आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस है क्या? तो आप इसको ऐसे समझो कि एक आयन का साइज कोई डिटर्मिनेशन तो है नहीं। वो आयन, मैं ये कहता हूं कि ये यहां तक इसका फोर्स लग रहा है, यहां तक लग रहा है, हो सकता है यहां तक लग जाए। यानी इस न्यूक्लियस से जहां तक उसका इफेक्टिव डिस्टेंस है, जहां तक वो फोर्स इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस डिस्टेंस को बच्चों कहते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का मतलब क्लियर हो गया कि इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस और इफेक्टिव मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एट विच इट इन्फ्लुएंसेस इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक रेडियस में क्या होता है कि इसका रेंज क्लियर नहीं है, ये तो डिपेंड करता है दूसरे आयन की स्ट्रेंथ पे भी, इसलिए इसका प्रैक्टिकल असाइनमेंट या प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता। इसको रिलेटिवली पढ़ा जाता है। तो अब ये तो आप सब बच्चों जानते हो कि आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। तो तय बात है आयनिक रेडियस भी दो तरह की होगी, कैटायनिक और एनायनिक। इसको पढ़ने के पहले आपको दिमाग में रखना होगा कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो में सिखाया आपको कि दो वर्ड्स जो हम बोलते हैं, एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज अ कॉमन टर्म, लेकिन पीरियोडिसिटी समझाने के लिए उसी न्यूक्लियर अट्रैक्शन को हम बोलते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन। और इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को हम जनरल लैंग्वेज में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कहते हैं। लेकिन यहाँ पीरियोडिसिटी समझाने के लिए आपकी बुक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट। फिर हमने सीखा कि शील्डिंग इफेक्ट जब होता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से एक्सपेंशन होता है, साइज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है तो एक्चुअली न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन दूर है वो पास में आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन इन साइज होता है। यानी शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो चलिए सबसे पहले हम आयंस के रेडियस में अगर बात करें तो हम पहले कैटायनिक रेडियस की चर्चा करेंगे। और कैटायनिक रेडियस क्या है? तो आप इसको ऐसे समझो कि लेट मान लो हम ये कहें कोई एक एटम है, लेट मान लो सोडियम। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है और इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 है। लेकिन इस सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये Na+ में बदल गया। अब Z तो अभी भी इसमें 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन अभी भी 11 है। तो साइज बेटा घट गया है, छोटा हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो पहले तो आपको एक लॉजिक डेवलप करना है कि व्हेन एनी न्यूट्रल एटम रिलीज देयर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू कैटायन, देन इट्स साइज डिक्रीजेस। यानी कैटायनिक रेडियस न्यूट्रल एटम से स्मॉलर होती है। क्यों होती है? अब ये इंपॉर्टेंट बात है, तो समझिए आप। न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। प्रोटॉन कितने हैं? 11। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट के 10 हो गई है। यानी एन आउटर मोस्ट सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इफेक्टिवनेस किसकी आ गई? प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो प्रोटॉन जब ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में है वो आउटर मोस्ट बैलेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। जब अपनी तरफ खींचेंगे तो हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर लग रहा है न्यूक्लियर अट्रैक्शन, यानी यहाँ पर हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम,
or it become into cation, then the number of electron present in the outermost cell as well as the different cell become less than the number of proton present in the nucleus. Therefore, due to nuclear attraction, the electron present in the other outermost cell attract towards the nucleus due to effective nuclear charge, and due to this type of attraction contraction in size is observed. यानी आपको ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे न्यूट्रल एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर घटता जाएगा एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो इससे न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के बढ़ जाने से साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा। पहली बात तो ये कि न्यूट्रल एटम को आपने कैटायन में बदला, यानी साइज तो डिक्रीज होगा गारंटी के साथ। दूसरी बात, अब मैं इसमें और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दूं और इसको मैं पॉजिटिव चार्ज दूं तो क्या होगा? तो आप बोलोगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दो निकालोगे तो और कॉन्ट्रैक्शन होगा, तीन निकाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे, प्रोटॉन तो उतने ही है तो और कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस एट आयनिक रेडियस और कैटायनिक रेडियस डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। बस ये लॉजिक है बच्चों, क्लियर? यानी मैं ये कह रहा हूं कि लेट मान लो अगर मैं अब कहूं कि यार यहां पर अब मैं यूज कर लूं कि भाई एल्यूमिनियम है न्यूट्रल एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन 13 है और प्रोटॉन भी 13 है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये Al प्लस हो गया, इसका साइज छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 12 है, प्रोटॉन अभी भी 13 है। एक और निकाल दिया तो Al2 प्लस, ये और छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 13 है। और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Al3 प्लस हो जाएगा, अब और छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 13 है। यानी एज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एनी एटम और आयन, the number of electron become less than the number of proton present in the nucleus. Therefore, due to nuclear attraction or effective nuclear charge, the contraction in size is observed and the ionic radius or cationic radius continuously decreases. जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका कैटायनिक रेडियस डिक्रीज होता जाएगा। ये लॉजिक आप डेवलप करो। क्लियर बच्चों? यानी अगर मैं कहूं कि ऐसा है Fe है, Fe2 प्लस है, Fe3 प्लस है, बच्चों बताओ कौन सबसे बड़ा होगा? बोलोगे Fe सबसे बड़ा होगा, Fe2 प्लस उससे छोटा होगा, Fe3 प्लस और छोटा होगा। अगर मैं कहूं कि टिन है, Sn2 प्लस है, Sn4 प्लस है, क्या साइज का ऑर्डर होगा? बोलोगे ये साइज का ऑर्डर होगा, टिन सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा Sn2 प्लस होगा, उससे छोटा Sn4 प्लस होगा। अगर मैं कहूँ Pb है, Pb2 प्लस है, Pb4 प्लस है, आप बताओ साइज का ऑर्डर, तो बोलोगे ये साइज का ऑर्डर होगा, Pb सबसे बड़ा होगा, +2 वाला उससे छोटा होगा, +4 वाला उससे छोटा होगा। यानी एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस कैटायनिक रेडियस डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज सो। ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। क्लियर बच्चों कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आप बढ़ाते जाओगे उतना कैटायनिक रेडियस छोटी होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साइज लगातार घटेगा। क्लियर बच्चों? तो पहले तो आप ये लॉजिक डेवलप कर लो कि भाई कैटायनिक रेडियस में मुझे ये बोलना है और इस तरह से मुझे बात करनी है। अब सिमिलरली एट द सेम टाइम अगर मैं कहूँ कि चलो अब हम एनायनिक रेडियस की बात करें, तो ये तो तय हो गया कि जिस बच्चे को कैटायनिक रेडियस का कंसेप्ट क्लियर है और वो जानता है कि एज अ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस कैटायनिक रेडियस डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, तो तुरंत लॉजिक डेवलप कर लेगा कि पक्का अब एनायंस के केस में उल्टा होने वाला है। तो अब दूसरी रेडियस हम लें और उसमें चर्चा करें और हम कहें कि अब आगे हम ले रहे हैं एनायनिक रेडियस। तो एनायनिक रेडियस क्या है? तो अब मैं क्या कहूँ कि लेट मान लो क्लोरीन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन भी 17 है। इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये Cl माइनस में बदल गया, अब इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन अभी भी 17 है। तो आप देख रहे हो कि when any neutral atom is changed into anion by accepting the electron in the outermost cell, then the number of electron become higher than the number of protons present in the nucleus.
And as the number of electron increases in the outermost cell, the inter-electronic repulsion, which is also known as shielding effect, increases. And due to inter-electronic repulsion, expansion in size is observed. Therefore, when any neutral atom is changed into anion, its size continuously increases. क्लियर बच्चों? यानी आपके दिमाग में ये रखना है कि जब कोई न्यूट्रल एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको एनायन में बदलते हो, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल बिकम मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आउटर मोस्ट सेल में बढ़ेगा तो आप इतना समझते हो कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को हमने साइंटिफिक अप्रोच दिया है और उसको एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या? शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो एक्सपेंशन बढ़ेगा, और एक्सपेंशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली साइज भी बढ़ेगा। As the neutral atom is changed into anion, size increases, while as the neutral atom is changed into cation, size decreases। यानी एनायनिक रेडियस बड़ी होती जाती है और कैटायनिक रेडियस सेम मूवमेंट में घटती जाती है एज कंपेरिजन टू न्यूट्रल एटम। यानी आप लॉजिक डेवलप करोगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओ साइज डिक्रीज होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाओ साइज इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर बच्चों? तो एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन है और O2 माइनस है बच्चों, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है जबकि O2 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा हुआ है। तो अगर ऑक्सीजन इतना बड़ा है तो O2 माइनस का साइज उससे भी बड़ा होगा। बहुत इजी। अगर मैं कहूं कि मेरे पास फास्फोरस है, P माइनस है, P2 माइनस है और P3 माइनस है, बताओ बच्चों कि इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? तो आप बोलोगे कि यार ये 3 नेगेटिव चार्ज है, ये सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा होगा, ये उससे छोटा होगा और ये सबसे छोटा होगा। यानी एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, एंड एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। यानी आपका लॉजिक क्या डेवलप हुआ कि न्यूट्रल एटम से कैटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है। यानी अगर मैं ये कहूं कि ये कोई न्यूट्रल एटम है और इस न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये एनायन में बदल गया है, तो न्यूट्रल एटम से एनायन का साइज ज्यादा होता है, बड़ा होता है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और शील्डिंग इफेक्ट। एट सेम टाइम अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लूं और इसको A+ में बदल दूं तो जो कैटायन होता है उसका रेडियस न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। यानी ओवरऑल सबसे छोटी रेडियस कैटायनिक होती है, फिर उसके बाद न्यूट्रल एटम होती है और सबसे बड़ी रेडियस एनायनिक होती है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं Cl+, Cl और Cl- लिखा है तो आप बोलोगे Cl से Cl+ छोटा होगा लेकिन Cl से Cl- बड़ा होगा। यानी कैटायनिक रेडियस छोटी और एनायनिक रेडियस बड़ी होगी। I+ और I- में तो आप बोलोगे I+ सबसे छोटा होगा, फिर I और सबसे बड़ा कौन होगा? I- होगा। क्लियर बच्चों? तो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, पहले आपको दिमाग में ये बात बैठानी है कि एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, और एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। क्लियर? कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम से छोटा होता है और एनायन का साइज न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। कैटायनिक रेडियस स्मॉलर होती है, एनायनिक रेडियस लार्जर होती है। जैसे जैसे कैटायंस का चार्ज बढ़ाते हैं रेडियस डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे एनायन का चार्ज बढ़ाते हैं रेडियस इंक्रीज होती है। ये कंसेप्ट आपको बैठाना है दिमाग में, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें एक प्रिकॉशन बैठाना है। ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, आप इसमें एकदम परफेक्ट हो गए हो, तो ये ध्यान रखना है कि दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट बात हुई। अगर सेम एलिमेंट है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिए थे, तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट है
तब आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे मैंने कहा कि भाई अलग अलग एलिमेंट दे दिए, तो अब अलग अलग एलिमेंट में आप आंसर जो बताओगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब बताना चाहते हो, तो आपको प्रिकॉशनरी ये ध्यान रखना होगा कि मैं ये रूल हमेशा फॉलो नहीं कर दूंगा कि नेगेटिव सबसे बड़ा होता है, पॉजिटिव सबसे छोटा होता है। मैं ये देखूंगा कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो उनके लिए ये थ्योरी लगेगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा है तब फिर आपको दो थ्योरी लगानी होगी। एक तो पीरियोडिसिटी की थ्योरी कि लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होता है, और साथ में ये भी। तो आप दो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो आपको ये बातें क्लियर होंगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि लार्जेस्ट साइज किसका है, और इसके लिए दो तरह के ऑप्शन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन में मैंने कहा O, एक में लिख दिया O2 माइनस, एक में लिख दिया O माइनस, और एक में लिख दिया O प्लस। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन दिया है उसी में और आपको बोल दिया कि बताइए कि लार्जेस्ट साइज कौन है, और आपको दिया Cl माइनस, K प्लस, Mg2 प्लस और F और O2 माइनस। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन लार्जेस्ट साइज, दो क्वेश्चन है, दोनों के अलग अलग ऑप्शन है। तो आप क्या करें कि ये देखो कि ये सेम एटम है, लेकिन इस क्वेश्चन में एटम्स अलग अलग है। जब सेम एटम है तब तो आप आंख बंद करके सीधा लॉजिक लगाओगे कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा साइज बढ़ेगा, उतना लार्जेस्ट रेडियस ऑफ एनायन होगी, और आप सीधा लॉजिक लगाओगे कि एनायन बड़ा होता है, कैटायन छोटा होता है न्यूट्रल एटम से। तो आप बोलोगे इस कंडीशन में ये तो तय हो गया कि ये लार्जेस्ट तो होगा नहीं, ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज। अब ये न्यूट्रल एटम है और ये दो एनायन है, सेम एटम है, तो ये दो नेगेटिव चार्ज है, यानी पक्का ये लार्जेस्ट होगा। यानी इसमें जो ऑर्डर आएगा O2 माइनस सबसे बड़ा होगा, फिर O माइनस होगा, फिर O होगा, और सबसे छोटा O प्लस होगा। यानी ये साइज का ऑर्डर हो गया। यहाँ पर आपको ना कुछ इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा सोचना है, बस आपको पीरियोडिसिटी को फॉलो कर देना, सीधा सीधा पीरियोडिसिटी को फॉलो कर दिया कि भाई हमारे पास ये कंडीशन आई है, सेम एटम है, सेम एलिमेंट है, उसके अलग अलग आयन हैं, तो अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही पोजीशन है, पोजीशन एक है, उसका एटॉमिक नंबर तो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप प्लस मारो चाहे माइनस कर दो। तो जब सेम पोजीशन है तो पीरियोडिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, तब तो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगेगा कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन ना हो और उनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, तब सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे क्लोरीन Cl माइनस है, तो इसमें बेटा एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर तो क्लोरीन का आपको मालूम है 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, लेकिन K प्लस हो गया है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 है। Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, लेकिन Mg यहाँ पर 2 प्लस कर दे रहा हूँ, Mg 2 प्लस है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 माइनस हो गया है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। बोले इस क्वेश्चन में यहां पर आप देख रहे हो कि एटॉमिक नंबर इन दो का 17 और 19 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम है, तो दीज टू आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं? बोले ऐसी आयनिक स्पीसीजेस जिनकी एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हो, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल्स इक्वल हो, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक शब्द बोलना ही बताता है कि हम दो डिफरेंट एलिमेंट के आयन की चर्चा कर रहे हैं। तो दो अलग अलग एलिमेंट होंगे तब फिर हमको ये ध्यान रखना होगा। तो हम बोलेंगे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और ये 10-10 है तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब बोले यार अब कैसे साइज का डिटरमिनेशन करूं? तो आपको ये तो लॉजिक मालूम है कि भाई जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, तो 18 वाला तो ज्यादा ही होगा और 10 इलेक्ट्रॉन वाला उससे छोटा होगा। यानी तय रहा कि ये दोनों का साइज इन दोनों से तो बड़ा होगा।
अब इन दोनों में अगर मैं ऑब्जेक्टिव बात करता हूँ तो ये दो तो पहले रिजेक्ट कर दूंगा। अब जो आदमी सिर्फ ये लॉजिक डेवलप करके चल रहा है कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज ज़्यादा, तो वो तो बोलेगा ये दो नेगेटिव मिल गया यही बड़ा होगा, ऐसे नहीं चलेगा। अलग अलग एलिमेंट है, तब आपको प्रिकॉशन रखना होगा। आप बोलोगे ये दो तो होंगे नहीं, इन दो में से एक होगा। 18 वाले में से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैटायन है, ये एनायन है, और एनायन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है, तो Cl माइनस इज द लार्जेस्ट। अब बोले इसमें ऑर्डर अगर बनाऊं तो बोले ये तय है कि Cl माइनस लार्जेस्ट होगा, उससे नीचे K प्लस है। फिर इन दोनों में भाई बोलोगे कौन बड़ा होगा, बोले ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये एनायन है, तो एनायन बड़ा होगा, कैटायन छोटा होगा। यानी इसके बाद नंबर आएगा O2 माइनस का, और उसके बाद नंबर आएगा Mg2 प्लस का, यानी ये इनका एटॉमिक साइज का ऑर्डर बनेगा। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन करने के पहले आपको ध्यान रखना है कि चीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, ये डिटर्मिनेशन कर लेना है। अगर एक ही एलिमेंट के आयंस दिए हैं तब तो आप आंख बंद करके रूल लगाओगे कि एनायनिक रेडियस लार्जर देन द न्यूट्रल एटम और न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन द कैटायन। कैटायनिक रेडियस से साइज कम होता जाएगा, एनायनिक रेडियस बढ़ाऊंगा तो साइज बढ़ता जाएगा। सिमिलरली एक और अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, मैं बोलूँ लार्जेस्ट कौन है, अब आपको ऑप्शन दे दूँ और मैं बोलूँ कि आप बताओ मुझे कि लार्जेस्ट कौन है। F माइनस है, ठीक है, आपके पास Na प्लस है, आपके पास Mg2 प्लस है, और साथ में N3 माइनस है। अब मैंने पूछा कि इनमें बड़ा कौन है, तब आप क्या बोलोगे, बोले यार ये 3 माइनस है, यही सबसे बड़ा होगा, ये 2 प्लस है तो सबसे छोटा होगा। तो अब ये लॉजिक काम करेगी, हो सकता है आंसर हो भी, लेकिन आप जब देख लो तुरंत यार एटम तो अलग अलग है, आयंस जो है आपके पर्टिकुलर एटम अलग अलग है, तब फिर आप हमेशा पहले चेक करो, आंख बंद करके आंसर मत लगाओ। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट कौन है ABCD, और आपसे कह दिया जाए कि यार लिखा हुआ है कि O माइनस O2 माइनस ऐसे करके दे दिया जाए, और आपसे बोला जाए इन तीनों में बड़ा कौन है, तो आप तो बोलोगे इससे तीनों O है तो ये सबसे बड़ा, आंख बंद करो, कोई सोच नहीं। लेकिन जब एटम अलग अलग है तो पहले यू शुड हैव टू चेक कि भाई ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, और अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तब मेरा ये कंसेप्ट लगेगा कि कैटायन छोटा और एनायन बड़ा। लेकिन अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है तब फिर मेरे को पीरियोडिसिटी भी सेम टाइम पे फॉलो करनी पड़ेगी। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 9, तो अब कितने हो गए 10। सोडियम में कितने होते हैं 11, अब कितने प्लस है, 1 प्लस है तो कितने बचे 10। मैग्नीशियम में कितने होते हैं 12, 2 प्लस लगा है तो बचा कितना 10। नाइट्रोजन में कितने होते हैं बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन लगा क्या है 3 प्लस यानी 10। तो यहाँ तो ये अलग अलग एलिमेंट के आयंस हैं, बट यहाँ आप देखोगे तो यहाँ क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, यानी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, तब आपको पीरियोडिसिटी सोचना ही नहीं है, बस वही आंख बंद करके नियम लगा दो कि जितना ज्यादा नेगेटिव उतना बड़ा और जितना पॉजिटिव उतना छोटा। तो आंसर इज N3 माइनस, यानी N3 माइनस यहाँ पर लार्जेस्ट होगा। अब यही कॉम्पिटिशन्स में इसी तरह के ऑर्डर पूछे जाते हैं, और बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर आप सही तरीके से कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होके आंसर फॉलो कर पाते हो कि नहीं। सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको एक दे दूं और पूछूं लार्जेस्ट साइज आप बताओ, और ऑप्शन है S2 माइनस, O2 माइनस, F माइनस एंड D Cl माइनस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि विच वन इज द लार्जेस्ट, और आपको अरेंज करना है साइज के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, यानी सबसे छोटा से सबसे बड़ा की। तो आप पहले क्वेश्चन को देखो, क्या समझ में आता है, बोले यार ये तो अलग अलग आइटम दे रखा है, यानी अब मैं आंख बंद करके ये नहीं बोलूंगा कि नेगेटिव जितना होगा उतना बड़ा और पॉजिटिव जितना होगा उतना छोटा। इट इज द कंसेप्ट जो कि अप्लाई तो होगा, लेकिन पहले मैं चेक कर लूंगा कि यार आइसोइलेक्ट्रॉनिक में ये नियम लगाऊंगा, और जो चीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है उसमें पीरियोडिसिटी लगाऊंगा कि ऊपर से नीचे बढ़ता है, लेफ्ट से राइट
घटता है। चेक करते हैं इसको अपन। और सल्फर में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बोलोगे 16। तो अब कितने हैं H2 माइनस में 18। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, बोले ऑक्सीजन में तो 8 होते हैं। अब कितने हैं 10। फ्लोरीन में कितने होते हैं 9। अब कितने हैं 10, क्योंकि आप माइनस हो गया। Cl में कितने होते हैं 17। Cl माइनस में कितने होंगे 18। बोले यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है 18 इलेक्ट्रॉन वाले, और ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है 10 इलेक्ट्रॉन वाले। यानी ये तय रहा, अगर मेरे को ऑब्जेक्टिव करना है और सिर्फ एक ऑप्शन ढूंढना है लार्जेस्ट, तो मैं बी और सी को तो कैंसिल कर दूंगा। मैं बोलूंगा ये दोनों तो होंगे नहीं। क्यों, बोले यार ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन वाला तो लार्जर होगा, ये तो गारंटी है। तो 10 वालों को छोड़ दो, अब 18 वाले बच गए दो, उनमें कंपेयर करो। बोले यार ये भी 18, ये भी 18, लेकिन ये सिंगल माइनस और ये डबल माइनस। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आपका कंसेप्ट क्या है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना साइज बड़ा। तो आप बोलोगे दिस वन इज द लार्जेस्ट, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब यही चीज अगर एस फॉर्म में नहीं होता और साइज के ऑर्डर में आता, तो आप बोलते कि चलो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाऊं। तो बोले यार सबसे छोटा कौन है, बोले ये 10 वाले छोटे हैं, इन 10 वालों में छोटा कौन है, बोले ये 2 नेगेटिव है तो बड़ा है, ये सिंगल नेगेटिव है तो छोटा है। यानी सबसे छोटा साइज F माइनस का होगा, उससे बड़ा O2 माइनस का होगा। फिर 10 वालों से बड़े कौन है, 18 वाले। 18 वालों में 2 में कौन बड़ा कौन छोटा है, बोले ये 2 माइनस सबसे बड़ा है और ये सिंगल माइनस है तो उससे छोटा है। यानी यहाँ पर नंबर अब आएगा Cl माइनस का और उससे आगे नंबर आएगा H2 माइनस का। और इस प्रकार से आप इसका पूरा एक ऑर्डर डेवलप कर लोगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो बता दोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो बता दोगे। तो बच्चों आपको आयनिक रेडियस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिशंस में अगर आ रहा है साइज से रिलेटेड तो आयनिक रेडियस है। स्कूल्स में भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे आयनिक रेडियस का बहुत ही महत्व है, और आपको ये चीज का कंसेप्ट का यूज और आगे बहुत ज्यादा मात्रा में होना है। क्लियर बच्चे, इसमें आप अनयूजुअल रैंडम क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन मत करिए कि आपसे कोई ऐसा पूछ लेंगे कि जो आप सुन ही नहीं समझ पाओगे, बन ही नहीं पाएगा, तब दिक्कत आएगी। अब यहीं पर अगर मैं बीच में ये कह दूं कि आपको ये H2 माइनस है और ये आर्गन है, इन दो में कौन होगा, बोले ये भी 18 है, ये भी 18 है। बोले यार अब तो आपने सिखाया है कि आर्गन में वंडर वाल रेडियस है तो लार्जेस्ट होती है। तो बच्चों ये वंडर वाल रेडियस लार्जेस्ट होती है, लेकिन कब, जब आप एटॉमिक रेडियस डिस्कस कर रहे हैं। जब आयंस को एटम से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि एनायनिक रेडियस ऑलवेज लार्जर देन द न्यूट्रल एटम फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक कंडीशन। तो आपको ध्यान रखना होगा कि चीजें अगर इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं तो एनायन ही बड़ा होगा, कैटायन छोटा होगा न्यूट्रल एटम से। ये नहीं फिर आपको देखना है कि ये एक्सेप्शनल लार्जेस्ट था कि कुछ था। क्यों, क्योंकि एटम की जो रेडियस होती है वो क्लोज रेंज में होती है, आयंस की रेडियस की क्लोज रेंज नहीं होती है। तो इतना आप कंफर्म कर लीजिए कि मैं आयनिक रेडियस में एकदम परफेक्ट पढ़ाई करूंगा। खूब सारे क्वेश्चन लगाइए, आप 8-10 क्वेश्चन भी अगर लगा लेते हैं और बस ये लॉजिक डेवलप करते हैं कि मेरे को क्वेश्चन करते समय ये ध्यान देना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। इमोशनली आंसर नहीं दे देना है कि यार हमने सीख रखा है कि नेगेटिव बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा और पॉजिटिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा। क्लियर बच्चों, अब यही चीज अगर आपसे क्वेश्चन के फॉर्म पे सब्जेक्टिव में आ जाए, कोई बोले कि H2 माइनस सबसे बड़ा क्यों है या H2 माइनस O2 माइनस से बड़ा क्यों है, तो आप सब्जेक्टिव में जब आंसर दे रहे हो तो आप कोशिश करो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट बोलना, बार बार बोलो, लिखो, तो इससे इफेक्टिवनेस बढ़ती है। अब स्वाभाविक है अगर कोई साइज बढ़ रहा है तो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, और अगर साइज घट रहा है तो वहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो इन दो कंसेप्ट को आप फॉलो करो, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अगली प्रॉपर्टीज में हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, उसको कैसे